जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, मतलब कि जैव विविधता के बारे में। पिछले एक वीडियो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था मेरा, वो रामसर कन्वेंशन के ऊपर था। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। आज का टॉपिक है वो भी इन्वायरमेंट संबंधित है, बायोडायवर्सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी सीजीपीएससी और जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें भी इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वहां पर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोडायवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। जब भी मैं इस टॉपिक का नाम बोलता हूं तो आपके दिमाग में अगर कोई भी इमेज नहीं बन रही है तो आप लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले इमेज बनाते हैं अपने माइंड में कि जैव विविधता होता क्या है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जीव जंतुओं, मतलब जीव जंतु में पालतू भी आ गए, जंगली भी आ गए, कुत्ता बिल्ली, सभी जीव जंतुओं एवं पादपों, मतलब कि प्लांट्स हो गए। ठीक है, प्लांट मतलब कि पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां, सब चीज की प्रजातियों की बहुलता को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां बहुत सारे जंगल हो, जीव जंतु हो और वो सब आपस में मिलकर रहते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैव मतलब जीवित होने चाहिए और उनके मध्य आपस में बहुत विविधताएं होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं? ये वही क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, अच्छे घने जंगल पाए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी वहां पर रहती है। तो ऐसे क्षेत्र आपके दिमाग में बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत वगैरह कब से होती है देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, जैव विविधता के लिए संधि होती है 1992 में होती है संधि। और यहाँ पे एक मीटिंग होती है 1992 में, वो होती है ब्राजील के शहर में। कहां पर होती है? ब्राजील के शहर में। उसका नाम रहता है रियो डी जेनेरियो। ये जो रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील का बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर ओलंपिक भी हुआ था। तो 1992 में एक संधि होती है, उस संधि का नाम रहता है जैव विविधता संधि और 171 देश इसमें साइन करते हैं। और 1993 लगभग 29 दिसंबर, डेट अगर बात करूं तो 29 दिसंबर 1993 को ये जैव विविधता की संधि 171 देश इसमें साइन करते हैं और ये लागू हो जाती है। अब संधि में होता क्या? संधि में होता है कि जैव विविधता को बना के रखेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ही 1985 मतलब 92 से पहले 85 में जैव विविधता शब्द किसने दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता शब्द का जो साइंटिस्ट का नाम है उनका WG रोजेन। ठीक है, रोजेन, WG रोजेन। इन्होंने जैव विविधता 1985 में दिया। नाम काफी बार पूछा गया है, संधि का डेट भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैव विविधता संधि कब हुई थी? 1992 में संधि हुई थी और 93 से वो लागू हो गई थी। WG रोजेन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने जैव विविधता शब्द दिया है, बायोडायवर्सिटी कह करके पुकारा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया। यह प्रश्न भी काफी बार आपके एसीए वगैरह में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर भौगोलिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होगा? तो उसको समझने से पहले यहाँ पे हम लोग जो गोल सा देख रहे हैं इसको पृथ्वी समझेंगे और इसमें आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं ताकि आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहे कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो भी आगे सही हो जाए। तो ये जो ऊपर वाला है इसको नॉर्थ पोल मानेंगे, मतलब कि उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका साउथ पोल है, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव है। जो बीच से एक रेखा जाती है इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, या इक्वेटर कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। यही इक्वेटर है आपका। ठीक है, आपको पता होगा जो सूर्य है जो मुस्कुराते रहता है, हमेशा हंसते रहता है। ठीक है, अगर ये हंसना बंद कर देगा तो पृथ्वी में अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, ये हंसते रहता है। तो ये कहां से कहां तक जाता है? ये ऊपर जो रेखा होती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। और एक और रेखा होती है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, है ना, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। मकर रेखा, तो जहां जहां पर सूर्य की रोशनी सीधा पड़ती है वहीं वहां पे क्या रहता है? ऊर्जा प्राप्त होती है, और अच्छी ऊर्जा होगी तो वहां पे अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी तो वहां पे अच्छे वन होंगे, अच्छे वन होंगे तो वहां पर अच्छी पादपों की प्रजातियां होगी, जीव जंतु निवास करेंगे। तो ये जो एरिया हो गया भूमध्य रेखीय प्रदेश, कौन सा ये है? भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये जो एरिया हो गया सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश। रेखीय प्रदेश। अब हो सकता है आपको समझ में आ गया हो और याद करने की भी जरूरत ना हो। तो भूमध्य रेखा होती है, ये जो इक्वेटर लाइन होती है उसके ऊपर नीचे के जो प्रदेश होते हैं वो बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा? भूमध्य रेखा से
उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, एक समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग देख पाएंगे सर्वाधिक तो यहाँ पर होती है, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑल टाइम क्या होता है? बर्फ जमी रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रजातियां नहीं होंगी, यहाँ पे ऊर्जा भी नहीं मिलती है। दूसरा, इसको कहते हैं हम लोग 90 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम लोग उच्च अक्षांश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उच्च अक्षांश। किसको? ध्रुवों को। ये भी 90 डिग्री है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? उच्च अक्षांश, हाई, ठीक है, उच्च अक्षांश। तो अगर भूमध्य रेखा से नहीं कहेगा तो ये भी बोल सकता है ये 0 डिग्री रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निम्न अक्षांश। क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में होगा। एक चीज और देंगे, कभी कभी पहाड़ों का भी बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है। पहाड़ों का मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये क्या है? माउंटेन है। तो पहाड़ों का जो शिखर होगा जहां से पानी बह करके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। और जो गिरिपद होंगे, गिरिपद मतलब, गिरी मतलब होता है पर्वत और पद मतलब उसके पैर, तो जो नीचे वाला एरिया होगा जहाँ पे नदियां बहेंगी, घाटियां आएंगी, पानी आके इकट्ठा होगा, ऊर्जा भी रहेगी। तो अगर पर्वत की दृष्टि से पूछा गया तो जो ऊंचाई होगी, जो पर्वत के शिखर होंगे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी, और नीचे की घाटियां होंगी वहां पर अधिक होगी बायोडाइवर्सिटी। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं बाहर से प्रश्न आपके लिए नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारे कौन सा नंबर का पॉइंट था? ये हमारा 5वां नंबर का पॉइंट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं 6वें नंबर का पॉइंट हमारा, देखिए, जैव विविधता का भंडार। जैव विविधता का भंडार कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण मतलब ये जो एरिया था, यही तो उष्ण कटिबंध है। ये क्या है? यही उष्ण कटिबंध। तो जैव विविधता के भंडार है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वर्षावन। वर्षावन जहां पे वर्षा होती है और उष्ण मतलब गर्मी रहती है, तो किसी भी पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और पानी भी आवश्यक है, ठीक है, तभी अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों को बायोडाइवर्सिटी का भंडार कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि विश्व में, पूरा विश्व में ये जो एरिया है यहाँ पे तो सर्वाधिक रहता है, लेकिन अगर इस एरिया में किस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, तो इस एरिया में से जो सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका नाम है ब्राजील। कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। जो ब्राजील शहर है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है, जो पूर्व की तरफ में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। तो ब्राजील में आप लोगों ने सुना होगा, गाना वाना सुना होगा, अमेजोन एक नदी का नाम भी सुना होगा, जो विश्व की सबसे चौड़ी और सर्वाधिक जल वाली नदी है। नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन जो अमेजोन नदी है वो सर्वाधिक जल ग्रहण करती है। तो अमेजोन के जो जंगल है, अमेजोन के जो जंगल है, उसको उसको अर्थ का लंग्स भी कहते हैं, मतलब पृथ्वी के फेफड़े भी कौन से कहते हैं? अमेजोन के जंगल के। तो ब्राजील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उसमें भी अमेजोन के जो जंगल है वहां पर, ठीक है, अमेजोन के जंगल पर। तो ये विश्व की बात हुई। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत का पश्चिमी घाट है, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे इंडिया 23.5 अंश, इंडिया यहाँ पर स्थित है। कहां पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है इंडिया, ठीक है। इंडिया के ये जो इधर वाला एरिया है पश्चिमी घाट, मतलब कि जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला और गुजरात वाला जो एरिया है, ये जो पश्चिमी घाट कहलाता है, और इसका हाइट भी काफी ज्यादा है। तो पश्चिमी घाट है भारत का, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया, जैव विविधता के बारे में समझ गया। जहां पे घने जंगल होंगे, प्रजातियां होंगी, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये भी देख लिया है। अब इसका मापन भी तो करना जरूरी है। तो जिसके अंदर जो प्रजातियां पाई जाएंगी वो किस प्रकार की है, कैसा मापन करते हैं, इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जोड़ी मिलाने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अल्फा विविधता कहते हैं, एक विविधता का मापन होता है अल्फा विविधता। तो उस एरिया में, उस जैव विविधता की जो एरिया है आपका, उसमें प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है, इस आधार पर मापन किया जाता है, तो उसको हम लोग अल्फा विविधता कहते हैं, ठीक है। दूसरी एक विविधता होती है बीटा विविधता कहते हैं। तो संरचनात्मक विविधता की, जो प्राणियां या फिर जो पादप पाए जाते हैं, उनकी संरचना में क्या अंतर है, तो इस प्रकार से विविधता को हम लोग नापेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक
विविधता। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो तीसरा विविधता है वह गामा विविधता। अगर अंतः संबंध देखते हैं कि एक प्रजाति के संबंध दूसरे प्रजाति से किस प्रकार से है, अगर अंतः संबंध के आधार पर हम लोग विविधता का मापन करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे गामा विविधता। ये तीनों को आपको मैच करने के लिए जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है, अल्फा बीटा गामा विविधता और ये। ठीक है, तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ये भी मापन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग इतना तामझाम कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, उसके लिए संरक्षण के उपाय कर रहे हैं, तो क्यों उपाय करते हैं? आप लोग को पता है इनकी सेवाएं क्या है और उपयोग क्या है? जैव विविधता को संरक्षण करने से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिना स्वार्थ के मनुष्य कुछ काम करता है, मनुष्य के काम के पीछे हर एक स्वार्थ होता है। तो जंगल सुरक्षित रहेंगे, देखो आपको भोजन मिलेगा, ठीक है, फल फूल वगैरह जो भी मिलेगा, चारा मिलेगा, आपके गाय भैंसों को, आपको स्वच्छ जल मिल सकता है क्योंकि जो जंगल होते हैं वो जल को स्वच्छ करने का काम करते हैं। औषधि मिलेगी आपको, ठीक है, इमारती लकड़ी मिल सकती है, आप घर बनवाते हैं सोफा लकड़ी का और दरवाजा लगवाते हैं तो इमारती लकड़ी भी कहां से मिलती है? जंगलों से मिलती है। अनुसंधान का कार्य होता है, रिसर्च होती है, ठीक है, शिक्षण का कार्य होता है, आप लोग इसमें पढ़ाई वगैरह लिखाई करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आप लोग जंगल में जाते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क आप लोग घूमने जाते हैं वो सब बायोडायवर्सिटी का ही हिस्सा है, तो मनोरंजन का काम होता है। उसके बाद अगर नियंत्रण के बारे में देखूं तो ये जो बायोडायवर्सिटी है, जंगल है, बाढ़ नियंत्रण के, मिट्टी का कटाव, पर्दन नियंत्रण के और पर्यावरण नियंत्रण के काम आते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबको नियंत्रित करते हैं, अच्छी वर्षा होती है। तो अगर इनमें से कोई भी उपयोग आ जाता है आपके एग्जाम में तो ये सभी ऑप्शन में रहता है, इनमें से सभी, उसी का आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं कि भारत में बहुत सारी जगह क्या है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसमें से भी कुछ हॉटस्पॉट बना के रखे हैं। हॉटस्पॉट मतलब ये होता है कि संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा खतरा है या बहुत अधिक मात्रा में प्रजातियां पाई जाती हैं और उनको संरक्षित करना है, यह हॉटस्पॉट का मतलब होता है। ठीक है, हॉटस्पॉट सभी चीजों के लिए हॉटस्पॉट बनाया जाता है, जैसे कि पढ़ाई के लिए, जैसे कि भिलाई में आएंगे तो भिलाई एक हॉटस्पॉट है, कहीं में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के लिए, यहाँ पे सर्वाधिक लोग पढ़ाई करने आते हैं। ठीक है, तो अगर बात है भारत के हॉटस्पॉट, ये अदना जो हॉटस्पॉट शब्द है, नॉर्मन मायर्स, एक साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन मायर्स, उन्होंने 1988 में इस शब्द को दिया था हॉटस्पॉट। तो किन किन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहेंगे, ये भी आपके आईएएस में प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में, कि स्थानीय प्रजातियों की वहां पर अधिकता हो और अस्तित्व में उनके निरंतर संकट बना हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे हॉटस्पॉट। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन है कि 5% से कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए, उतना डिटेल आप लोग को नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये याद रखेंगे स्थानीय प्रजातियों की अधिकता हो, उस स्थान विशेष में वहां की जो लोकल प्रजाति काफी मात्रा में मिलती हो और उनके अस्तित्व में निरंतर संकट बना हो। संकट बना रहने का मतलब उनकी जनसंख्या कम भी होता ही हो धीरे धीरे, और जो जंगल है, वन है, वो भी खत्म हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो अस्तित्व में संकट बना होगा तो हम लोग कहेंगे उसको हॉटस्पॉट कहेंगे। तो इस प्रकार के भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट IUCN के द्वारा अंकित किए गए हैं। उनका नाम है, जो पहला हॉटस्पॉट था भारत का हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र में पहला हॉटस्पॉट बनाया गया था। ठीक है, दूसरा है इंडो वर्मा, हिमालयन क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरा फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर में हिमालय, उसके जो गिरिपद वाले प्रदेश है, ठीक है, तो वो हिमालयन क्षेत्र है। दूसरा है इंडो वर्मा, इंडिया और बर्मा को मिलाकर के, म्यांमार को मिलाकर के जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, ठीक है, वो दूसरा हॉटस्पॉट है हमारा। वहां पे काफी घने जंगल पाए जाते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में, तो काफी घने जंगल है वहां पर। तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका, जैसे कि मैंने बताया था सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका को मिला करके महाराष्ट्र से लेकर के पूरा मन्नार की खाड़ी तक, ठीक है, नीचे श्रीलंका तक, वो हमारा तीसरा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। अगर एग्जाम में आपको 3 ही मिलते हैं तो 3 ही सही है। इसमें बहुत छोटा सा एरिया भारत का आता है, सुंदरलैंड, ये मुख्यतः मलेशिया वाले एरिया में, ठीक है, सुंदरलैंड। इसमें अंडमान और निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, नीचे वाला ग्रेट निकोबार, वो छोटा सा, थोड़ा सा इसमें शामिल होता है, ग्रेट निकोबार का क्षेत्र सुंदरलैंड। कुछ बुक में 3 ही दिया रहता है, सुंदरलैंड को आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी हॉटस्पॉट है। भारत का ग्रेट निकोबार का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जो हिस्सा है वो हिमालय और पश्चिमी घाट वाला है, ये भी दूसरे देश के साथ में कंबाइन किया हुआ है। एक हॉटस्पॉट तो आपको समझ में आ गया, ये धरती वाले क्षेत्र है। अगर समुद्र में ऐसा कोई क्षेत्र है जैसे कि समुद्र के जीवों के लिए संवेदनशील हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं होप स्पॉट, ठीक है। एक हॉट स्पॉट है और एक होप स्पॉट है। होप मतलब आशा, होप स्पॉट, ठीक है। तो अगर होप स्पॉट शब्द आता है तो आप समझ जाना कि समुद्र के संवेदनशील क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। अब 11वां पॉइंट है हमारा जैव विविधता का ह्रास। आपको प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस कारण से जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास हो रहा है,
ठीक है, या नुकसान पहुंच रहा है, तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है, और जो भी चीजें हैं बहुत सारी है, जो प्रदूषण वगैरह हो गए, सभी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो आपको आंसर टिक करना है या फिर जो आएगा उसमें मैं आपको बता देता हूं कि उसका जो राइट आंसर आप लोग टिक करेंगे वो है प्राकृतिक आवासों का विनाश। जो उनके रहने के जो प्राकृतिक आवास है उनका विनाश, ये अगर ऑप्शन आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, प्राकृतिक आवासों का विनाश। ये ऑप्शन आपको टिक करना है कि जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण जो है वह उनके प्राकृतिक आवास। आपका घर ही नष्ट हो जाएगा, आपको रहने की जगह ही नहीं रहेगी, तो आपका तो अस्तित्व संकट में रहेगा और आप निश्चित रूप से निपट ही जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खत्म भी कर दिया है। अब बात करते हैं संरक्षण की। इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए। अब देख लिए इसका महत्व क्या है, सेवाएं क्या है, कैसे कैसे मापेंगे, कहां कहां पर इंपॉर्टेंस है, तो इसका संरक्षण करना भी तो जरूरी है। संरक्षण का आज हमारा पहला पार्ट है बायोडायवर्सिटी का, इसका अगला पार्ट में नेक्स्ट में कवर करूंगा। तो संरक्षण में दो प्रकार के संरक्षण हो सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के संरक्षण ये हो सकते हैं कि पहला की बायोडायवर्सिटी के जो जीव जंतु हैं वो जिस स्थान में पाए जा रहे हैं उनको इसी स्थान को घेर दिया जाए और मानव के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, दूसरा व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे और उसी स्थान पर रह करके उसको संरक्षित किया जाए। इसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, उसको उसी के स्थान पर संरक्षण दे देना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसा है, ठीक है, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो उसके संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बना दिए जाएंगे, ठीक है, अभ्यारण्य बना दिए जाएंगे, या बायोस्फीयर रिजर्व, BR मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, NP मतलब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य मतलब सेंचुरीज, ठीक है। तो नेशनल पार्क अभ्यारण्य उसको उठा करके अपने घर पे लेके नहीं आना है, आपको जहां पे वो रह रहा है जीव जंतु या पादप उसको उसी स्थान पे संरक्षण दे देना है, घेर लगा देना है, बाड़ लगा देना है, उसको राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित कर देंगे तो नेशनल पार्क हो गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये ऑप्शन में रहता है आपके समुदाय एवं संरक्षण आधार, ये भी इन सीटू कंजर्वेशन है, पवित्र उपवन और समुद्र संरक्षित क्षेत्र। अब समुद्र के जंतु को अपने घर में थोड़ी ना उठा के ले आओगे, समुद्र में ही संरक्षण देना पड़ेगा उसको, तो समुद्र संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, ये आपके ऑप्शन में रहेगा। और समुदाय एवं संरक्षण आधार, किसी समुदाय के द्वारा भी कोई कोई क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, तो ये समुदाय एवं संरक्षण आधार, पवित्र उपवन, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, ये पवित्र उपवन को आप याद रखेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको। अब ऐसा हो गया है कि कोई जो प्रजाति है वो अपने निवास स्थान पे सुरक्षित नहीं है, उसकी जनसंख्या काफी कम हो चुकी है और उसके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो चुके हैं। अब उसको उठा करके एक नई जगह पे ले जाना पड़ेगा और उसको प्राकृतिक आवास जैसा उस जगह को डेवलप करना पड़ेगा, उसको बना करके देना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थान में दूसरे स्थान ले जाना, या एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे याद रखेंगे जीन बैंक, जो बीज बैंक होते हैं, ठीक है, बीज बैंक, जीन बैंक, मतलब उनको उठा करके प्रिजर्व करके हम अलग से रखते हैं, बाद में उसका उपयोग किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वनस्पति उद्यान, ये आपका ऑप्शन में रहेगा, निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं है, ठीक है, नहीं है, यह है पूछा जाएगा। तो वनस्पति जो उद्यान है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, ना कि स्वस्थानीय। जो वनस्पति उद्यान है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। चिड़ियाघर, आप लोग जू में जाते हैं, यहाँ भिलाई में हमारे मैत्री गार्डन है और बहुत सारे जू भारत में बने हुए हैं, तो प्राकृतिक आवास को उठा करके उनको जू में रख दिया जाता है, उनको ध्यान रखा जाता है। क्रायोजेनिक टेक्निक, ठीक है, क्रायोजेनिक तकनीक है, उसको निम्न तापीय संरक्षण बोलते हैं, निम्न तापीय। निम्न तापीय मतलब काफी लो, माइनस में जब टेम्परेचर में किसी को रखा जाता है तो निम्न तापीय संरक्षण। और यही जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो के द्वारा या फिर जो अंतरिक्ष स्पेस में जो इंजन बनाए जाते हैं, क्रायोजेनिक इंजन भी रखा जाता है, काफी कम टेम्परेचर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके रॉकेट में डाला जाता है, वो इंजन वाली बात हो गई, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। और लास्ट है जंतु एवं वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान बनाना और वृक्ष उद्यान बनाना, ये भी जंतुओं और वृक्षों के लिए संरक्षण वाला काम होगा, ठीक है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन अलग है, आपको पूछा जाएगा निम्न में कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन है, कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू का मतलब होता है कि उसको उसी के स्थान में संरक्षण दे देना, एक्स सीटू मतलब होता है उसको उठा करके ले आओ, हम आपके लिए अलग से आवास बना देंगे, आप यहाँ पे अच्छे से रहने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, या हमारा वीडियो आज खत्म होने वाला है। तो जैव विविधता क्या होता है, जीव जंतु और पादपों की आपको प्रजातियों बहुलता मिलनी चाहिए। ब्राजील में एक रियो डी जेनेरियो में 1992 में सम्मेलन हुआ था, एक संधि बनाई थी, दिसंबर में 1993 में लागू कर दी गई थी। WG रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम में सन 2002 में पारित किया गया था या लागू किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश में
पाई जाती है। ऊपर में मतलब ध्रुव में ऊपर और नीचे में जैव विविधता कम पाई जाएगी, जो सेंटर भूमध्य रेखीय वहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, जैव विविधता का भंडार कैसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। विश्व में जो सर्वाधिक है वो ब्राजील के अमेजोन जंगलों में है, ब्राजील में, पश्चिमी घाट भारत में कहलाया जाएगा। मापन 3 प्रकार से होता है। सेवाएं जो भी हमको वनों से प्राप्त होगा वो सभी वन की सेवाएं हैं। ठीक है, भारत के हॉटस्पॉट याद रखेंगे आप लोग, 4 हॉटस्पॉट है, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? समुद्र में संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उनको हॉटस्पॉट कहते हैं। और भारत के प्रथम जो हॉटस्पॉट है बता दूं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भारत के पहले हॉटस्पॉट हैं। आगे चलते हैं। जैव विविधता के जो ह्रास बोलेंगे या नुकसान पहुंचाता है, प्राकृतिक आवासों के विनाश से उनको सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। और संरक्षण की बात करेंगे तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेशनल पार्क अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व को डील कर लेंगे। भारत में क्या है, कहां पर है, कैसा है, कौन अभी नया लेटेस्ट बना है, कौन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।